हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो आज का हमारा ये साइंस का सेकंड लेक्चर है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने सेल की बात करी थी और उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उसकी बात करी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम समझेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या? तो प्रोसेस तो आप समझते हो, कोई सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसकी प्रोसेस क्या है, तो वो तो होगी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर। तो लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है? अब गाइस क्या होता है कि सबसे पहली बात ये है कि हम कैसे कंसीडर करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो चीज़ ब्रीथ करती है, वो सांस लेती है, वो लिविंग है। या फिर हम कहते हैं कि अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तब वो लिविंग है। तो अब इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, हाँ ये है कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम लिविंग है। लेकिन अगर सपोज किसी पर्सन की सर्जरी हो रही है तो वो डॉक्टर के पास है, उस टाइम पे वो टोटली इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वो सांस भी नहीं ले रहा होता, इवन देन ही इज लिविंग, ही और शी इज लिविंग। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई और सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो लिविंग थिंग है, ये इस टाइम पे लिविंग है या डेड है। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या है तो हम ये देखेंगे आज। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। तो इसमें टोटल जो हमारे पास सेल्स हैं ये 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स यानी कि सभी सेल्स में कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है। अब लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो क्या है कि सारे जो सेल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मीनिंग क्या है कि कभी कोई सेल खराब हो गया, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह नया सेल आ गया। तो वो जो प्रोसेस होती है वो एक मेंटेनेंस जॉब होती है। ये देखिए, ये मेंटेनेंस जॉब है एक। तो वो जो मेंटेनेंस जॉब है वही हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, वही आगे चल के हमारी लाइफ प्रोसेसेस बनेगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी में जो हर टाइम एक मेंटेनेंस जॉब चलती रहती है, जो बॉडी के वियर एंड टीयर को ठीक करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो गाइज ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है? टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन, कि जो भी सेल खराब हो गए हैं या वो ठीक है, उसको चेक करते रहना है और वो ठीक होते रहेंगे। लेकिन उस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन। तो गाइज अब आपने यहाँ तक क्या समझा कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस बॉडी में हो रही है, सेल्स को ठीक करना है या सेल्स जो है रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, वो उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और उसमें क्या है कि जो डैमेज को प्रिवेंट करना है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी? फूड एंड न्यूट्रिशन से। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब लाइफ जो है अर्थ के ऊपर, अब यहाँ पर क्या है कि जो मोस्टली जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन बेस्ड हैं, उसमें कार्बन है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ अवर फूड्स जो हम खाते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, फूड इनटेक, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी कार्बन बेस्ड है। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ग्लूकोज का, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो अब जो हमने फूड लिया, जो भी हमने खाया, ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। किससे? हमारी नीड से। कैसे? अब चाहिए तो हमें ग्लूकोज, ओके, हम डायरेक्ट ग्लूकोज भी ले सकते हैं, लेकिन हम फूड क्या खाते हैं? हम तो पिज्ज़ा खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि पिज़्ज़ा जो हमने खाया या कोई और चीज़ हमने खाई, चाट पापड़ी, कुछ भी ऐसा, तो यानी कि बॉडी जो है उसको ब्रेक डाउन करेगी, अंदर जाके उसकी ब्रेक डाउन होगी, तब उसको हम पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फूड है हम इसको किसी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमने कोई भी फूड लिया जो कार्बन बेस्ड फूड होगा तो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि भाई
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग एक चीज़ होती है। अब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, जिसमें कार्बन के एटम्स होते हैं, और वो कार्बन एटम जो है वो बाकी के एटम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या है कि उसमें ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन है, हम उसको कह देते हैं कि ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन जैसे आपस में अटैच है, तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हम इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि जब कोई यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिस्टम अलग होता है, और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सिस्टम है वो अलग होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर यही समझा है कि जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड इनटेक करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन होगी और उससे बनेगी एनर्जी, और वो एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए। आगे देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पर जो भी बॉडी में रिएक्शन होंगे, तो वो रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है, और या तो उसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है या फिर रिडक्शन। अब जिन्होंने पहले साइंस नहीं पढ़ी तो वो ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या चीज़ है। तो भाई आपने इसको बिल्कुल सिंपल करके याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा तब होता है जब लॉस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे सपोज आपने देखा होगा कि अगर हम आयरन को ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो उस पर रस्ट यानी कि वो जंग लग जाता है। और वो जो जंग लगता है वो क्या होता है, उसमें है आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, और जब वो रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है। इट मीन्स वो जो आयरन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन थी उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो आप इसको बस सिंपल करके ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो हमने मेन बात करनी है वो ये है कि बॉडी में जहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उसमें साथ में ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो ये आपको सारा फर्दर क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। तो अब हमारी बॉडी में ये जो ऑक्सीडेशन हमने रिएक्शन करना है, जब हमने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है सेल में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हम सांस लेते हैं इसलिए। ओके गाइज, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंफ्यूज नहीं करना। जो हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, और जो सेल्स के अंदर जाकर वहां पर जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो चलिए अब प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज। फूड सोर्सेज क्या, ग्लूकोज, तो हम इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेशन। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर मेंशन करा है। तो इसमें डिफरेंशिएट हमने इसको कर दिया, लेकिन इसमें कुछ कॉमन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो जिसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, ठीक है। तो ये एक ओवरलैपिंग सी इसकी डेफिनेशन है, तो इसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर इसकी जो ब्रेकडाउन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए आगे अब यहाँ से हम मेन जो हमने बात समझनी है, जो आज का हमारा चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपने ध्यान से समझना है। देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक बहुत खास चीज़ ये होती है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे ये अमीबा है, इसकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन नहीं है। ये सिंगल सेल है, एक ही सेल है, यही फूड इनटेक करेगा, यानी कि खाएगा इसको, यानी कि अपने अंदर बॉडी में कर लेगा, फिर इसको ये यहाँ पर डाइजेस्ट करेगा, फिर ये यहाँ से इसको एविक्ट कर देगा, निकाल देगा, बॉडी के बाहर कर देगा। तो यानी कि एक सिंगल सेल है, वो सारे फंक्शन कर रहा है।
वो फूड इनटेक भी कर रहा है, वो उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है, तो वही उसको बाहर भी निकाल रहा है, ठीक है। और अगर इसको कोई ऑक्सीजन या CO2 इसने बाहर निकालनी है, वो भी इसके सरफेस से ही हो रही है। उसके लिए प्रॉपर कोई इसमें लंग्स नहीं लगे हुए, कोई प्रॉपर सांस लेने का मैकेनिज्म नहीं है, सारा कुछ ये खुद ही कर रहा है एक सिंगल सेल। तो इट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सरफेस एज होल ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट। अब एक ही सेल है, ये पूरे का पूरा एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड है, यानी कि उसके कॉन्टेक्ट में है, तो ऑब्वियस सारे काम ये खुद ही कर देगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वेरियस बॉडी पार्ट्स, अब यहाँ पर हर काम के लिए एक अलग से बॉडी पार्ट होगा जो किसी स्पेशलाइज फंक्शन, यानी कि वो किसी खास मकसद से कोई खास काम करेगा। जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्गन होगा फॉर फूड इनटेक, हम माउथ से खाते हैं, ऑक्सीजन इनटेक के लिए नोज है, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि हमारी बॉडी में सारे फंक्शन जो है वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इन्होंने ऑक्सीजन यहाँ से इनटेक करी सरफेस से, यहीं से CO2 रिमूव भी कर देगा अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई और है। लेकिन हमारे में क्या होता है, अब हमारे में बॉडी सरफेस से तो वो ऑक्सीजन इनटेक नहीं होगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, वो तो नोज से जाएगी। और उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए हमें एक बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ज़बरदस्त एक सिस्टम चाहिए होगा, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हैं कि भाई सारी ऑक्सीजन है उसको हर सेल तक पहुंचाना है। तो वो ड्यूटी किसकी रहेगी, वो ड्यूटी रहेगी ब्लड की। तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ब्लड, क्योंकि वो क्या करता है, अब वो ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लंग्स में से ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करेगा और उसको लेके जाएगा बॉडी के हर सेल में, जहां पे जाके उसकी वो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सारा कुछ वो खुद करेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर काम के लिए अलग से कोई ऑर्गन होगा। चलते हैं, चलिए अब ये देखिए, तो न्यूट्रिशन जो है इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई न्यूट्रिशन तो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। अब ये देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये होती है प्लांट्स में। तो ये प्लांट्स में क्या करती है, अब देखिए प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, उसका मीनिंग क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, वाटर लिया सॉइल से, और इन दोनों को यूज करके उसने क्या करा, फूड बनाया। ये देखिए इसके लीव्स में यहाँ पे फूड बन गया, बॉडी में फूड, यहाँ पर न्यूट्रिएंट बन गए, और इसने रिलीज क्या करा, ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं प्लांट्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से, ओके। हमारी बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना, लेकिन इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से, ओके। तो इन मोस्ट इंस्टेंसेस द लाइट सोर्स इज सोलर एनर्जी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये किसमें होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट मीन्स अपना फूड खुद बनाना। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म, ये हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड टू सर्वाइव, ठीक है। सपोज हम, अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म किसको कहा गया है, अदर ऑर्गेनिज्म, या हमने कोई और प्लांट खा लिया जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज हैं वो किसी और एनिमल को खा लेंगे, जो बड़े प्रीडेटर्स हैं जैसे लॉयन है, टाइगर है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, टेक इन ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे नीड टू सर्वाइव। इनको बाहर से लेना पड़ता है, हमें भी फूड खाना पड़ता है, ओके। तो हम खाना खाएंगे तभी हमें वो मिलेंगे सारे सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज। चलिए अब ये है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप्स। इसमें देखिए, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये उनके नाम है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक, इसको सेप्रोफिटिज्म भी कह देते हैं, या पैरासिटिज्म भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खाता है, कोई फूड खाता है, ठीक है, और उसको बॉडी में डाइजेस्ट करता है, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो वो सारे क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन,
ठीक है, तो यानी कि हमने जो फूड है, कोई भी सॉलिड फूड है, उसको इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, तो जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि कोई डेड बॉडी पड़ी है एनिमल की, कोई प्लांट डिकेइंग है, डिकेइंग का मीनिंग होता है जो गल सड़ जाता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको जो खाएगा वो क्या होगा, सेप्रोफाइट्स, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, तो पहले वो उसको डिके करते हैं, ठीक है, बाद में उसको वो इनटेक करते हैं, तो ये हो गया आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और लास्ट में जो हमारे पास है पैरासिटिज्म, ये क्या करता है, अब कोई पैरासाइट क्या होता है कि सपोज जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, फ्लीज हैं, लाइस हैं, टेपवॉर्म्स हैं, ठीक है, जो जानवरों की स्किन के ऊपर वो जुड़ जाते हैं और उनका वो जो ब्लड है वो सक करते हैं, खून चूसते हैं, तो वो क्या हो गए, पैरासाइट्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, इसलिए इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स किसकी होगी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हाँ जी, बात समझ आ गई। लेकिन इसमें कॉमन चीज क्या है, तीनों में, तीनों टाइप्स में क्या है कॉमन चीज, इसमें और इसमें, कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ये प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो चलिए अब देखिए क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो उसमें होता क्या है, फूड इनटेक हुआ, फूड खा लिया, तो स्टमक में गया, पेट में गया, वहां पर उसकी डाइजेशन होगी, ठीक है, उसके बाद वहां से एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज की इनटू द ब्लड, ब्लड में चला गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, फिर सेल्स में, सेल्स में जाके वहां पर फिर होगी रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन भी तीन तरह की हो सकती है। अब ये देखिए ग्लूकोज, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये क्या है, ये सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है, ये उसका पिक्चर है, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको बस ये याद नहीं करना कुछ भी, इसको समझना है आपने कि भाई ग्लूकोज आया सेल के अंदर, वहां पर ऑक्सीडेशन हुई उसकी, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले तो इसका पायरुवेट बनेगा, ठीक है, अगर ये ना भी याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये आपने याद रखना है कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस हुई, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। अगर तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस हुई तो बनेगा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ओके, अगर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन तो है लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो तब क्या बनेगा, तब लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमन के मसल में होता है। आपने देखा होगा कि जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आफ्टर सम टाइम वो जो मसल है वो थक जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, तो नॉर्मली जो सेल में फिर होता है वो क्या होता है, जो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, तो तभी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, तो वो इसीलिए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि CO2 प्लस वाटर, अब इसमें क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, तो सेल में क्या बन रही है, एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP। ओके, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में होगी, ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने बस इतना याद रखना ATP। तो ठीक है, तो अब हम वही पहले पॉइंट पे आते हैं कि हम कैसे कंसीडर करते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो गाइज अगर उसकी बॉडी में ये ATP, ये एनर्जी बन रही है सेल्स में, ठीक है, यानी कि उसकी सेल्स में ग्लूकोज पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो ये एनर्जी बन रही है, तो वो लिविंग है। अगर ये एनर्जी नहीं बन रही, उसके सेल्स में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो गाइज फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तभी हम कहते हैं कि जब सांस किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी ह्यूमन की रुक जाती है, डेथ क्यों होती है, ऑक्सीजन मिलना सेल्स को बंद हो जाता है। ओके, तो वहां पर ये प्रोसेस रुक जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहां पर एनर्जी बनना बंद हो जाएगी। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये है एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन,
ओके, तो अब हम चलते हैं। तो गाइस अब हम ना एक एक करके सारे सिस्टम को सिंपली डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये तो बिल्कुल कोई एमबीबीएस की क्लास लग रही है, हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। ये सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पढ़ना आपने सिर्फ इस साइड पे है, ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं। तो गाइज मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ कि हमारे जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारी नेक में, हमारे माउथ में जो स्ट्रक्चर है वो ये है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से सांस लेने के लिए, ठीक है, ये नोज है हमारा, नेजल कैविटी इसको कह देते हैं। ये सांस लेते हैं तो ये यहाँ पर हवा अंदर जाती है, ठीक है, ये एयर यहाँ से एंटर करती है। अब ये यहाँ पर माउथ है तो ये टीथ है। अब ये टंग है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मांस है, ये ट्यूबुलर मास जो है ये बड़ा हुआ, तो ये टीथ है। इसके ऊपर से ये देखिए यहाँ से फूड जाएगा और फूड इस साइड एंटर करेगा यहाँ पर। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे अंदर है यहाँ पर हमारे नेक में, तो विंड पाइप जो होती है वो ये है। ओके, विंड पाइप ये है जहाँ से हम सांस लेते हैं। खाने की जो पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं, वो पीछे होती है। तो गाइज जब हमने यहाँ से सांस लेनी है या हमने जब फूड खाना है, जब आप फूड को स्वेलो कर रहे हो, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जो यहाँ पे लिड है, इसको ढक्कन भी कह सकते हैं, ये इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, तो ये बंद हो जाता है यहाँ पर। ये जो ऐसे ऊपर है ना, ये नीचे ऐसे लग के यहाँ पर बंद कर देगा ये ओपनिंग, क्योंकि ये सांस लेने की जगह है, ठीक है। तो आप कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना कि फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब आप स्वेलो करते हो, चाहे आप वो अपना सलाइवा यानी कि अपना जो सलाइवा स्वेलो करते हो, तब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप सांस नहीं ले रहे होते। जब आप अपना फूड स्वेलो कर रहे होते हो, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप सांस नहीं ले रहे होते। तो जब ये फूड यहाँ से गुजर जाता है अंदर, तभी ये ओपन होता है। तो कई बार आपको पता होगा कि घर में बड़े कहते होते हैं कि भाई खाते वक्त हंसना नहीं चाहिए। उसका रीज़न यही होता है कि जब हम हंसते हैं तो ये जो लिड है, ये ढक्कन जो है, ये ओपन होता है। तो अगर गलती से आप स्वेलो भी कर रहे हो, उधर से हंस रहे हो या कोई बात कर रहे हो, तो ये अगर यहाँ से विंड के ज़रिए ये फूड इस पाइप में चला जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये उसका रीज़न होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो ये होगी नेजल कैविटी, ये माउथ है, ये टंग है, ठीक है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, तो अंदर से ये दोनों पाइप्स जो हैं ज्वाइंट होती है। तो गाइज अब माउथ में हमारे पास एंजाइम आपको पता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये देखिए, सलाइवा जो होता है, सलाइवा हमारे मुंह में जो होता है उसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। तो सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, और ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, ठीक है। सो स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, उसकी ग्लूकोज बना देगा। फूड पाइप जो है उसको ईसोफेगस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है ईसोफेगस, और ये ऊपर का जो लिड था जो मैंने आपको बताया था, ये है एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस। अब उसके बाद क्या है, ये अल्टीमेटली जो पाइप है ये कहाँ पे पहुंचेगी, ये स्टमक में पहुंचेगी, पेट में पहुंचेगी। तो स्टमक में क्या सिक्रीट होता है, स्टमक में इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, वो सिक्रीट होता है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे जो खाना जो हमने खाया है उसको ये एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे और उसकी कुछ ऐसी सिंपल चीज़ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टाइड बना दिया, ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसको ब्लड एब्जॉर्ब कर सके। ओके, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल में ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल होता है जो हमारी स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो उसमें ब्लड जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इन पेप्टाइड्स को, कहाँ से, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ये क्या है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, हमारे स्टमक में क्या सिक्रीट होता है, HCl, पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, ये बिल्कुल एक विस्कस सा फ्लूइड होता है जो हमारे स्टमक की वॉल के ऊपर लगा होता है, ठीक है, उसमें से सिक्रीट होता रहता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि
हमारे स्टमक को ये HCl से बचाता है। अब आप खुद देखिए कितनी हैरानी की बात है, ये एक एसिड है और हमारे ये स्टमक में सिक्रीट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसी से बचाने के लिए म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है। ओके, चलिए आगे। अब ये देखिए, अब फूड के बाद जो स्टमक के बाद जो फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने ज़्यादा बायो नहीं पढ़नी है। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ये फूड पाइप नीचे आ रही है, ये स्टमक में चली गई, और स्टमक में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। उसके बाद वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टमक में यहाँ पर आ गए। अब स्टमक की बात कर ली हमने, इसमें HCl है, म्यूकस है, पेप्सिन है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुई, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट डाइजेशन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन और फैट्स की। ये मैंने बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की। ओके, और इसमें सिक्रीशन। अच्छा, अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम कहाँ से आएंगे, वो आएंगे लिवर और पैनक्रियाज से। ओके गाइस, लीवर, ये देखिए ये रहा लीवर, और उसके नीचे यहाँ पर पैनक्रियाज, आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो लीवर पैनक्रियाज में से ना सिक्रीशन आती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, और वो जो सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन क्या करती है, वो डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को। ठीक है, तो जो रहेगी चीजें स्टमक में नहीं डाइजेस्ट हुई, वो हो जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ पे देखना कि जो पैनक्रियाज से जूस आया है, इसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम, ये जो लिखा हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें वो पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है कि पैनक्रियाज के ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट है पैनक्रियाज की, और ये उधर लीवर से भी ये पाइप आ रही है, देखिए ये डक्ट आ रही है, डक्ट पाइप को कहते हैं। तो ये मिलकर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर ये सिक्रीशन छोड़ देंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये काम कर देंगे। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस आ गया पैनक्रियाज से, उसमें कौन से एंजाइम हैं, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी अगर आप इसको याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये लाइपेज, बस इसको ऐसे याद कर लेना। ओके, तो एक जो माउथ में था वो सलाइवरी अमाइलेज था, यहाँ पर पैनक्रियाज में है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो इसको याद करना हो जाएगा आसान। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। तो जिन्होंने पहले साइंस नहीं भी पढ़ी है तो गाइज ये बहुत सिंपल है, आप इसको बार बार देखोगे 2-4 बार तो आपको बड़े आराम से ये याद हो जाएगा। अब ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। अमाइलेज कहाँ पे होता है, प्रोड्यूस इन द माउथ, ये स्टार्च को ब्रेक करता है, स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट, यानी कि जो पहले पेज पे था वही मैंने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया है अच्छे से। तो राइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा डीएनए और आरएनए के। ठीक है, अब उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाइल सॉल्ट्स। तो गाइज इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाइल सॉल्ट्स क्या होता है कि हमारे लिवर में से बाइल एक सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो निकलती है, और वो सिक्रीशन जो है वो डक्ट के जरिए लीवर से पहुंचती है, किसमें, इंटेस्टाइन में। ओके, वैसे ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, जो कि ये सिक्रीशन का नाम है बाइल, BILE, वो कहाँ पे होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। तो आपने देखा होगा कई जो थोड़े एज पर्सन होते हैं, आजकल तो यंग पर्सन में भी हो गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो उसको रिमूव करना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, तो उससे भी डाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल डक्ट के जरिए लिवर से किस में आएंगे, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, फैट को। तो यहाँ पर हमने कोई बहुत मेजर प्रोसेस नहीं पढ़नी, हमने सिंपली ऐसे जो फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि आपके EPFO के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए बड़ा सिंपल है, और ये देखिए बहुत सिंपल डायग्राम है। ये है लिवर, यहाँ से ये जो डक्ट है
ठीक है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल जो है ये स्टोर होता है। यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है इससे ये नीचे आता है, इधर पेनक्रियाज में से भी आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस, तो ये मिलकर यहाँ पर ये नीचे इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से गुजर रही है, तो इसमें यहाँ से ये सिक्रीट हो जाएगा। तो देखिए गॉड ने कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रखा है बॉडी में। ओके, अब ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो रोल है, वैसे तो डिटेल में बहुत चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि पेनक्रियाज में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, तो वो पीडीएफ में आपको नेम बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इसमें एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, उसमें ये फर्दर 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, कहीं पे इसको गामा सेल्स भी जैसे नोट कर देते हैं कि भाई ये गामा सेल है। ठीक है, अब डेल्टा सेल हो गया जिसको गामा सेल कहते हैं, तो वो तो सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन, ये एक हार्मोन का नाम है। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, इंसुलिन तो आपने बहुत बार सुना होगा। और अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चक्कर क्या है, कि ये ग्लूकागोन क्या है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ग्लूकोज, आपकी बॉडी में फूड के जरिए ग्लूकोज आ रहा है, जितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए वो यूज कर लेगी, लेकिन जो बाकी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में और उसको लिवर में स्टोर कर देगी। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन बन के लिवर में स्टोर हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लो होने लगा, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज लो होने लगा तो ये अल्फा सेल जो है ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये लिवर में स्टोर उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो ब्लड में उसका जो लेवल है दोबारा हाई हो जाए, वो दोबारा अवेलेबल हो जाए। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने ये कहा यहाँ पे कि जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और लिवर में वो स्टोर हो जाता है। ओके, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लो हो जाए तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं, ताकि उस स्टोर हुए, जो यहाँ पे स्टोर हुए ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करने किसमें, ग्लूकोज में। और ये जो बीटा सेल है, अब ये तो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ग्लूकागोन से ऑपोजिट। देखिए, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो बीटा सेल को पता चल जाता है, ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तो ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे ग्लाइकोजन में, यानी कि प्रोसेस को ऑपोजिट कर देंगे, ताकि ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो कम हो जाए। या फिर ये काम और करते हैं, ये सेल्स में जाके ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जब सेल्स ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड में से ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को बैलेंस करना हो तो ये डेल्टा सेल जो होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट कर देते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, दोनों को बैलेंस करना। ओके, ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस है ना, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर ये तीसरा आ जाता है सोमेटोस्टेटिन। हाँ जी, बात समझ आ गई, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागोन कब होता है, ये जब ब्लड ग्लूकोज लो हो, और बीटा सेल कब सिक्रीट होता है, सॉरी ये क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन कब सिक्रीट करते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई हो। ओके, तो उसके बाद अब क्या है कि जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वहां से जो वॉल होती है वो और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी का जो मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके, तो अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये लीवर का काफी मेन फंक्शन था जो मैंने आपको अभी चलिए, अब जो अभी हमने बात करी है कि वो अब यहाँ पर तो ये मेन पॉइंट जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि जो ब्लड है वो सारा कुछ, वो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बॉडी में ट्रांसफर करता है, वो एक कैरियर की तरह काम करता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज लेके सारे सेल्स में भी लेके जाता है, लंग्स में से ऑक्सीजन लेके सारे सेल्स तक लेके जाता है, और जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारी ग्लैंड से उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब ये वही इंसुलिन वाली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैसे सिस्टम काम करता है। देखिए, ग्लूकोज एंटर हुआ ब्लड में, अब ये जो ग्लूकोज था ये एंटर हुआ यहाँ पर, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। तो
तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज, एंटर कर गया ब्लड स्ट्रीम में। इधर पेनक्रियाज में से इंसुलिन आया, ये भी एंटर कर गया। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमने इस ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को कम करना है तो ये जो इंसुलिन है ये यहाँ पर सेल में बाइंड हो जाएगा। सेल पर बाइंड होगा तो उससे क्या होगा कि जो इंसुलिन है ये ओपन कर देगा सेल को फॉर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है सेल में यूज हो जाएगा, अदरवाइज हो सकता है वो ना हो। हाँ जी, बात समझ आई। तो ग्लूकोज यहाँ पे एंटर हो गया तो ऑब्वियस है ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज कम हो जाएगा। ये है इसका प्रोसेस। ओके, तो ये जो इंसुलिन है ये बैलेंस बन के रहता है ऐसे इंसुलिन और ग्लूकोज में। हाँ जी, बात समझ आई। अगर इंसुलिन कम हो तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है। ठीक है, तो वो भी पर्सन के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज इंटेस्टाइन में से आया, ये यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में आ गया, तो इधर इंसुलिन भी है तो दोनों में बैलेंस रहेगा। अगर इस ग्लूकोज को कम करना है ब्लड में तो ये जो इंसुलिन है ये बाइंड करेगी सेल के साथ और इसकी एंट्री भी ओपन कर देगी, तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा सेल में जाके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये सिंपल पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है कि हम सांस लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ब्लड का इसमें क्या रोल है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पासिस थ्रू नॉस्ट्रिल्स। अब नोज से काम शुरू हुआ, फिर थ्रोट में गया जिसको हम गला कहते हैं, उसके बाद ये लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में जब ये पहुंच गया तो इस ऑक्सीजन को हमने ब्लड में एंटर भी करना है, तो वो हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो ये सिंपल पॉइंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की जो आपके थ्रोट है उसके अराउंड कार्टिलेज होती है। चलो सिंपल पॉइंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, कई बार हम कहते हैं भी हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। दिस इज द पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड में ये पिगमेंट होती है, तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ये इस पिगमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं और ये हीमोग्लोबिन इसको सारे सेल्स तक लेके जाएगी। और जो लंग्स में बेसिक यूनिट होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीनिंग क्या है कि जो ब्लड होता है वो CO2 लेके जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स को CO2 दे देगा, वहां से ऑक्सीजन ले लेगा और उसी CO2 को लंग्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन लेके ब्लड जो है वो वापस आ जाता है। वो सारा काम कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में। ये देखिए यहाँ पर जूम करके, ये जो बिल्कुल डेड एंड हैं जो यहाँ पे, ठीक है, इसको जूम करके दिखाया कि ये वहाँ पर ये स्ट्रक्चर होती है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा थिन सरफेस होता है जहाँ से ये गैसियस एक्सचेंज होती है। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ब्लड एंड लंग्स हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ब्लड को क्या करना है, ऑक्सीजन लेके लंग्स में से हर सेल तक पहुंचाना है। हाँ जी, बात समझ आई। इसीलिए जो हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स तक वो होगा कौन सा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एरो देखिए इधर को, तो हार्ट से जो जाएगा लंग्स तक वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ओके, तो जो ब्लड जो है जो लंग्स से आएगा वापस आएगा हार्ट में, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आफ्टर दैट अब हम देखेंगे कि हाउ हार्ट वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है। तो ये देखिए इसका ये जो पूरे वेसल्स हैं ये फैली हुई हैं। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान से देखी होगी कि कुछ वेसल्स जो हैं वो रेड कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं। तो गाइस जो वेसल्स हार्ट में से ब्लड लेके बॉडी में जा रही हैं, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो प्योर है, उसका रेड कलर है। ओके गाइस, और जो बॉडी में से ब्लड लेके हार्ट में आ रही हैं, ठीक है, वो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज़्यादा, उसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये जो रेड कलर की होती हैं ये आर्टरीज हैं और जो ये ब्लू कलर की होती हैं वो वेन्स हैं। तो वेन्स जो हैं जो आपके हैंड्स के ऊपर आपको ब्लू कलर की दिखाई देती हैं वो वेन्स होती हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है।
ओके, ये जो आर्टरीज हैं ये मोस्टली अंदर होती हैं बॉडी के, तो ये कम दिखाई देती हैं। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो ये है आपका हार्ट। तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर क्या नेटवर्क बना हुआ है। तो इसमें जैसे कहते हैं कि अगर हम सिंगल पर्सन की पूरे वेसल्स को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ने का चक्कर लग सकता है। ओके, तो इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है। अब इस डायग्राम से आपको बिल्कुल ना क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये चक्कर है क्या। तो ये देखिए, अब सर्कुलेशन दो तरह से हो रही है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में ही समझ लेना है कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है बॉडी में, क्या चक्कर है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये हार्ट है हमारा। ठीक है, चलो इधर पहले ये डायग्राम देखते हैं। हार्ट में आपने ना बचपन से पढ़ा होगा कि भाई इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल्स ये होते हैं अपर वाले, ये और ये दो जो हैं ये ऑरिकल हैं। ये नीचे जो 2 कंपोनेंट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर ये एम्प्टी स्पेस है नीचे वाली, ये क्या है, ये वेंट्रिकल है। तो होता क्या है, ये जो है ये लेफ्ट ऑरिकल जो है इसको एट्रियम कह देते हैं, जो सिंगुलर होता है उसको एट्रियम कह देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो है ये कंपोनेंट, इसमें पूरी बॉडी से ब्लड आ जाएगा, ऊपर से भी आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा। तो ये इसमें फिल हो गया। अब जब इसमें फिल हो गया तो ये इसमें वेंट्रिकल में आ जाएगा नीचे। तो वेंट्रिकल से इस साइड पे जाएगा और ये देखिए इधर को और इधर को, ये भी टू द लंग्स, ये भी लंग्स में जाएगा और ये भी लंग्स में जाएगा। तो इसका मीनिंग ये कौन सा ब्लड हुआ फिर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये तो ऑक्सीजन लेने जाएगा। अब यहाँ से लंग्स को चला गया, यहाँ से भी लंग्स को चला गया। उसके बाद लंग्स में सारा वो काम हुआ, एल्वियोलाई पे प्यूरिफाई हुआ, ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, तो फिर लंग से वापस भी तो आएगा, फिर वो यहाँ से आएगा, एक इस साइड से, ये देखिए यहाँ से आया। ठीक है, और ये एक इसके बैक से भी एक पाइप इसको कहेंगे। ठीक है, ये एक वेसल है। ठीक है, तो इधर से भी आएगा। तो ये दोनों इस साइड पे फिल होंगे। तो आपने याद रखना कि लेफ्ट एट्रियम में पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है और राइट एट्रियम से लंग्स में से आ रहा है। तो जब लंग्स में आएगा तो ये देखिए ये भी नीचे चला गया यहाँ वेंट्रिकल में। ठीक है, लंग्स में से आके ये वेंट्रिकल में चला गया। तो अब ये प्रेशर डालेगा इसके पीछे से, ये ब्लू कलर के पीछे से जाएगा, ये देखिए ये वाला। अब ये जो यहाँ पर ओपनिंग्स हैं ये वाली, तो ये सारी जाएंगी कहाँ पे, टू द बॉडी, टू द बॉडी। और ये जो बड़ी पाइपलाइन यहाँ पे ये जो गायब होगी यहाँ पे, ये देखिए नीचे हार्ट के पीछे से ये जा रही है नीचे। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये इसमें क्या है, ये देखिए ये ऊपर और नीचे, ये आया पूरी बॉडी से ब्लड, उसके बाद गया ये वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से यहाँ से गया ये दोनों लंग्स में, उधर प्यूरिफाई होके यहाँ से लंग्स में से आया, फिर गया वेंट्रिकल में, फिर इधर को इसके पीछे से जाके यहाँ से निकला ये, तो टू द बॉडी। ओके, अब इधर देखिए ये बड़ी सिंप्लीफाई इसको कर रखा है कि ये जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट से अब जब इस साइड से आया था, ये देखिए ये देखिए क्या बढ़िया यहाँ पे डायग्राम बनाई है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आया था, ऊपर गया तो ये पहुँच गया लंग्स में। ठीक है, तो ये डायग्राम जो रियल है एक्चुअल में कैसी स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से चला गया लंग्स में। अब एक आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो ईपीएफओ में आराम से आ सकता है, कि नॉर्मली ये जो रेड कलर की होती हैं ये वेसल, इसको कहते हैं आर्टरीज। ओके, और ये जो होती हैं ब्लू कलर की, इसको कहते हैं वेन्स। ये है आर्टरी, ये है वेन्स। लेकिन पूरी बॉडी में एक ही ऐसी वेन है, तो यहाँ पर तो वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन एक ही ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो है ये वाली पल्मोनरी वेन। ओके गाइज, और पूरी बॉडी में एक ही आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज आर्टरी में ये रेड कलर की आर्टरीज होती हैं और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ही ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। बस इन दोनों में ही फंक्शन उल्टा है, अदरवाइज पूरी बॉडी में नीचे सेम ही है, रेड कलर की आर्टरीज और ब्लू कलर की वेन्स। और जहां पर ये मीटिंग इनकी होती है, जब वेन्स जो आर्टरीज हैं वो वेन्स में कन्वर्ट होती हैं, वह उस नेटवर्क को कहते हैं कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरी होती हैं, और ये जो कैपिलरी होती हैं ये तो धागे से भी बारीक होती हैं, थ्रेड से भी थिन होती हैं। ये कहाँ पे होती है, ये सेल्स में होती हैं। ये सेल्स में
फंसी पड़ी होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, और ये सारी जो गैशियस एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पर लंग्स में गैशियस एक्सचेंज हो रही थी, इसी तरह सेल्स में भी ये गैशियस एक्सचेंज होती है। तो गाइज आई होप कि मैं आपको इसलिए आज बिल्कुल स्लोली ये पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लंग्स और ये जो हार्ट है कैसे मिलके काम करता है। क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने कुछ सिंपल बताया कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैपिलरीज, ये आर्टरीज, ये वेन्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं फिशेज में। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हमने पढ़े, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल 4 हो गए, लेकिन फिशेज में होते हैं 2 चैम्बर। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। ये रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। और उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है 4 चैम्बर्ड। ओके गाइस, और यहाँ पर हमने आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस दे रखा है। देखिए ये डायग्राम देखिए कितनी बढ़िया है कि ये जो आ रही है ये आर्टरी है, जब इसकी ब्रांचेस होती हैं छोटी उसको आर्टरियोल कहते हैं, और बारीक हो जाती है तो उसको कैपिलरीज कहते हैं, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वेन्यूल में और वेन्स में। आप सोच रहे होंगे कि यार ये अपने आप कैसे कलर चेंज हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सेल्स होते हैं, तो ये सारा यहाँ पर ये जो रेड कलर का ब्लड गया तो सेल्स में इसने क्या करा, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, CO2 इनटेक होकर ली, तो CO2 से ये ब्लू कलर का हो गया यहाँ पर। ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं रही। तो गाइज अब यहाँ पर ऊपर देखें तो इनमें डिफरेंस क्या है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर साथ में एक्सेप्शन भी दे रखी है। इसी तरह ये कैरी ब्लड टू दी हार्ट, बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, कैरी ब्लड टू दी हार्ट। यहाँ पर नॉर्मली ब्राइट रेड कलर, नॉर्मली डार्क ब्लू आना चाहिए। ठीक है, तो डार्क रेड होता है तो कई बार उसकी वजह से भी इसका ब्लूइश टिंज आ जाता है, तो ये गलत भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये ब्लूइश दिखती हैं बाहर से। तो यहाँ पर इलास्टिक वॉल्स होती हैं दैट एक्सपेंड विद सर्ज ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर थिन वॉल्स होती हैं लेस इलास्टिक। तो एक इसमें यह भी रीज़न होता है कि इसकी जो वॉल्स होती हैं तो आर्टरीज की वो मजबूत होती हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा आर्टरीज में ही फील होता है। वेन्स के ऊपर प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि वो तो नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, लेकिन आर्टरीज तो बिल्कुल अभी हार्ट में से निकल रहा होता है ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आर्टरीज में अब ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आ रहा है, हार्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको तो नीचे ही आना है तो बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाना है, तो अगर वॉल्स नहीं होंगे तो ब्लड तो नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, तो इसलिए इसमें वॉल्स होते हैं ताकि उसका बैकवर्ड फ्लो को रोका जा सके। आर्टरीज में पल्स फील होती है, वेन्स में नहीं होती, क्योंकि प्रेशर का जो असर है, जो दिल धड़कता है, जो बीट हार्ट बीट होती है, उसका असर जो है वो आर्टरीज में ज़्यादा फील होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। ओके, तो अब हम देखें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। पता सभी को है कि 120 और 80 होता है, ये सभी को पता है। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट वॉल ऑफ वेसल, यानी कि जो आर्टरीज की वॉल पे जो जब हार्ट ने वहाँ पर बीट करा उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है वॉल ऑफ वेसल पे, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो हमने हार्ट का वेंट्रिकल नीचे पढ़ा था, सिस्टोल का मीनिंग होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इकट्ठा होता है जोर से, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तब प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मर्करी, ये Hg क्या है, मर्करी। ठीक है, ये बैरोमीटर में 120 आएगा। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, डायस्टोल का मीनिंग होता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाता है, ठीक है, तब प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, ऑब्वियस है जब वो रिलैक्स कर गया तो प्रेशर कम हो जाएगा आर्टरीज के ऊपर, तब प्रेशर होता है 80 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, तो यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हार्ट की तब 120 होगा, जब वो रिलैक्स कर रहा है तब प्रेशर कम होगा 80 mm ऑफ मर्करी। तो आई होप कि आपको ये समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग क्या होती है, क्लॉटिंग में आपको बता दूं, क्लॉटिंग होती है कि जब आपकी चोट लगी है तो अल्टीमेटली
जो इंजरी है, जो कट लगा है, उसको रोकना है, बंद करना है, तो कैसे प्रोसेस होता है? वो होता है प्लेटलेट से। और ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये प्लेटलेट हैं, ये आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो कि ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कट लग गया, ये देखिए ब्रोकन वेसल है, इंजरी हो गई है, तो ये यहाँ पर ऐसे अटैच होने लग पड़ेंगे। अल्टीमेटली ये बना दी इन्होंने स्ट्रक्चर, ये देखिए। तो आरबीसी जो थे साथ में प्लेटलेट जुड़ गए, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन एक होता है बीच में फाइब्रिन, इसने फाइबरस प्रोटीन फाइबर्स बना के इसको ऐसे बांध दिया, तो एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दी कि भाई ब्लड को बाहर नहीं जाने देना, जो मर्जी हो जाए। ओके, तो फाइब्रिन प्रोटीन आल्सो प्ले रोल इन क्लॉटिंग। हाँ जी, बात समझ आ गई। क्लॉटिंग क्या है फिर? यानी कि नेसेसरी प्रोसेस है जो कि प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ टू मच ब्लड, ताकि बाहर ना जाए। ये देखिए, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट है, तो बीच में फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है वो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे, तो इसको इंजरी को ठीक करेगा। और ये देखिए यहाँ पर आरबीसी, मोस्ट वाइट ब्लड सेल। आरबीसी जो होते हैं, इसका मेन काम होता है क्या? ऑक्सीजन जो ट्रांसफर करते हैं। और वाइट ब्लड सेल का जो काम होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड, ये बॉडी में क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, और मेन काम होता है बीमारियों से लड़ना, ठीक है। तो अगर बॉडी में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा है तो पता चल जाता है कि अंदर कोई गड़बड़ है, कोई डिजीज़ हो रही है। और प्लेटलेट का काम क्या है? क्लॉटिंग करना, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं? बोन मैरो से। तो अब बात आ गई भाई, ये बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो इज ए सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम वेयर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आर फॉर्म। कहाँ पे होता है? ये हमारे लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, जैसे थाई बोन है, हमारी कमर की जो बड़ी बोन है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारे बनते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल की टाइप्स होती हैं टी एंड बी, ठीक है, जिसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी क्या है। लिम्फ नोड एंड सप्लीन, तो सप्लीन और लिम्फ नोड में ये प्रोड्यूस होते हैं कौन? डब्ल्यूबीसी, टी एंड बी सेल। तो हैं तो ये वाइट ब्लड सेल, तो इनको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड जो है ये आपके थोरैक्स में यानी कि आपकी चेस्ट में होता है, तो इसमें से भी ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं आपको ये बता ही दूं कि ये लिम्फ क्या होता है, कि जैसे हमारा ये ब्लड का सिस्टम है, ये सारी पाइपलाइन ऐसे बिछी हुई है, देखिए कितनी बढ़िया। उसी के पैरेलल ये एक और सिस्टम बीच में ऐसे बना होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें एक तो फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। तो जैसे ये ब्लड की कैपिलरीज हैं, ये आर्टरियोल है, ये वेन्यूल है, इसी बीच ये भी ऐसे बीच में नेटवर्क इनका बना होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। तो इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखो कि भाई टिश्यूज में से फ्लूइड जो है ये लेके जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल पैरेलल इसके ऐसे बीच में नेटवर्क ये इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये लिम्फ प्रोवाइड करता है किसमें? ब्लड में, ठीक है। तो अब देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए, अब जैसे हमारी बॉडी में पहले ये लिम्फ है क्या? फ्लूइड है दैट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम? ये वाला। तो ये ब्लड सिस्टम, अब ये हमारा ब्लड सिस्टम है, देखिए क्या यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है, इसी में ये भी एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसी में ये एम्बेडेड होता है। और ये जैसे इसमें यहाँ पर ये दिखाया कि भी इंटररिलेशन क्या है इसमें, तो इंटररिलेशन यही है कि ये लिम्फ नोड्स होती हैं और ये कैपिलरीज में ऐसे यहाँ पर लिम्फ प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें ये कंपोनेंट होता है लिम्फ वेसल यानी कि चैनल्स, और लिम्फ नोड्स, ऐसी गांठें बन जाती हैं ये, ठीक है। और अब ये क्या करती हैं? फंक्शन इज टू रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू द सेंट्रल सर्कुलेशन। टिश्यूज में से फ्लूइड लेके उसको सेंट्रल सर्कुलेशन में ये छोड़ती हैं। तो वो कौन सा है? फ्लूइड लिम्फ जिसको कहते हैं, उसका नाम जो है वो लिम्फ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैच है सप्लीन से, थाइमस ग्लैंड जो हमने अभी पढ़ा है ये भी इसमें दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है, जिसकी हमने अभी बात करी कि भी डब्ल्यूबीसी इसमें बनते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बिल्कुल इसमें इंटरकनेक्टेड होता है। काम क्या है इसका? ये फ्लूइड लेके जाएगा सर्कुलेशन में, कहाँ से? टिश्यूज में से, ठीक है। तो इसमें ये सारा इंटरकनेक्टेड बीच में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है? धंसा होता है, उसमें फिक्स होते हैं। तो द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब? जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, और वो कैरी करती हैं लिम्फ, ठीक है। वो कैपिलरीज में लेके जाएंगी, वहां से वो हार्ट की तरफ जाएगा
और ये ऑर्गन्स कौन से लिम्फेटिक सिस्टम में, जो हमने अभी देखे हैं स्प्लीन एंड थाइमस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये है आज का जो लास्ट पॉइंट है। तो ये क्या है, ये है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना है। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद भी स्टूल की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। किडनी में से भी जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो प्यूरिफाई होते हैं। तो गाइज आप जरा अगर जो भी आज हमने पढ़ा है उसको अगर ध्यान से सोचोगे तो सिस्टम देखिए सारा इंटरकनेक्टेड है। फूड हम खा रहे हैं, चाहिए हमें ग्लूकोज, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आलतू फालतू भी चीज़ें खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके बड़ी मुश्किल से वो ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज को स्टमक इंटेस्टाइन में से ब्लड एब्जॉर्ब करता है, साथ में बहुत फालतू चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो जो फालतू चीज़ें हैं उसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। तो उसने अपने खुद को प्यूरिफाई भी तो करना है ब्लड ने, तो उसके लिए गॉड ने यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बना रखा है जिसका नाम है किडनी, ठीक है। तो इकट्ठा काम चल रहा है, हम फूड खा रहे हैं, वहाँ से ग्लूकोज लिया जा रहा है, उस ग्लूकोज को ट्रांसफर करा जा रहा है सेल्स में, साथ में ब्लड खुद को प्यूरिफाई भी कर रहा है कि भाई काम चलता रहे। तो वो प्यूरिफिकेशन किस में होती है, किडनी में। और किडनी में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। कैसे, ये देखिए, ये किडनी का एक बेसिक यूनिट है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। अगर आपने कोई डॉक्टर है उसने किडनी में स्टडी कर रखी है तो उसको कहते हैं वो भाई स्पेशलिस्ट है नेफ्रोलॉजी का। तो इसका मीनिंग क्या है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए यहाँ पर रीनल आर्टरी यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, ये सारा एक सिस्टम है, एक सिंगल नेफ्रॉन यूनिट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आर्टरी एंटर हुई है ये यहाँ पर इस सिस्टम में एंटर हुई है, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर प्यूरिफाई हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ब्रांच और रीनल वेन है बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये यहाँ से होकर इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी, और ये बिल्कुल स्मॉल जो पार्टिकल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, अल्टीमेटली सारे नेफ्रॉन सेल्स में से कलेक्ट होके तो एक बड़ी जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो यानी कि बेसिक यूनिट आपने याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो अब इसका क्या सीक्वेंस है, किडनीज हैं, किडनीज में कलेक्ट होगा, उसके फर्दर होते हैं यूरेटर्स, तो यूरेटर्स के आगे होगा यूरिनरी ब्लैडर, तो लास्ट में यूरेथ्रा से फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो गाइज आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ये कुछ समझ आ गया होगा, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इसमें जो छोटे सिंपल पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching this video. So till then, thank you.